नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्माकोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोथेराप्टिक्स। इस सब्जेक्ट का जो टॉपिक है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें दिए हुए डिसऑर्डर्स के बारे में। उसमें से 2 डिसऑर्डर्स के बारे में हमने लास्ट 2 वीडियो लेक्चर्स में देख लिया है, उनकी डिटेल स्टडी की है। तो अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर जो कि है अल्जाइमर्स डिसीज़, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसकी डिटेल स्टडी यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा डिसीज़ है अल्जाइमर्स डिसीज़। इस डिसीज़ कंडीशन के बारे में इस वीडियो में हम देख रहे हैं। तो अल्जाइमर्स डिसीज, पैथोलॉजिस्ट एलॉइस अल्जाइमर फर्स्ट डिस्क्राइब दिस डिसीज एंड इज देयरफॉर नेम आफ्टर हिम। एक पैथोलॉजिस्ट था जिसका नाम था एलॉइस अल्जाइमर। इसी ने सबसे पहले इस डिसीज को डिस्क्राइब किया था, इसीलिए इसी के नाम पर इस डिसीज को रखा गया। अल्जाइमर्स डिसीज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एडी बोलते हैं। अल्जाइमर डिसीज इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायमेंशिया। तो अल्जाइमर डिसीज ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है डायमेंशिया का। अब डायमेंशिया मतलब क्या होता है वो हम आगे समझ लेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं अल्जाइमर्स डिसीज की। Alzheimer's disease is an irreversible progressive neurodegenerative disease that slowly destroy memory and thinking skills and ability to carry out simplest टास्क। तो अल्जाइमर डिसीज एक इरिवर्सिबल हो सकता है ये डिसऑर्डर। प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेटिव डिसीज बोल रहा है। न्यूरो डिजनरेटिव मतलब हमारे ब्रेन से रिलेटेड है और वहाँ पर कुछ तो डिजनरेशन हो रहा है, तो इस तरीके का ये डिसीज है। न्यूरो डिजनरेटिव डिसीज है दैट स्लोली डिस्ट्रॉय मेमोरी, हमारी मेमोरी स्लोली डिस्ट्रॉय करता है, एंड थिंकिंग स्किल्स एंड एबिलिटी टू कैरी आउट सिंपलेस्ट टास्क। मतलब यहाँ पर डिस्ट्रॉय क्या हो रहा है, हमारी मेमोरी डिस्ट्रॉय हो रही है, हमारी थिंकिंग स्किल्स जो सोचने की हमारी क्षमता होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और जो सिंपलेस्ट टास्क होते हैं वो भी हम कैरी नहीं कर पाते, वो भी हम परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये जो एबिलिटी होती है ये भी हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है इस डिसीज में। अल्जाइमर्स इस कंडीशन में इस तरीके के सिम्टम्स हमें दिखते हैं। तो ये एक न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है जिसको हम अल्जाइमर्स डिसीज बोलते हैं। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन हो गई अल्जाइमर्स डिसीज की। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायमेंशिया के बारे में। डायमेंशिया ये क्या होता है और ये किस तरीके से अल्जाइमर डिसीज से रिलेटेड होता है वो समझ लेते हैं। Dementia is the loss of intellectual abilities such as thinking, remembering and reasoning that is severe enough to interfere with daily functioning. तो डायमेंशिया मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। जो हमारे इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है उनका लॉस हो जाना, उसी को हम डायमेंशिया नाम देते हैं। तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज मतलब क्या होता है, जैसे कि थिंकिंग मतलब कुछ सोचना, किसी बारे में सोचना, रिमेम्बरिंग याद रखना, याद करना, और रीजनिंग किसी चीज़ को रीज़न देना। कोई कन्वर्सेशन हो रहा है तो वहाँ पर मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा क्यों करूँगा, ऐसे रीजंस देना। तो ये जो एबिलिटीज़ है इन्हीं को इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ कहा जाता है। ऐसे इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ जो है वो लॉस हो जाती है, तो इसी को हम डायमेंशिया बोलते हैं। एंड इज सीवियर इनफ टू इंटरफेयर विद डेली फंक्शनिंग। अब हम सोच ही नहीं पा रहे कि हमें ये करना है वो करना है, तो क्यों करना है, इस तरीके से सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो हम डेली फंक्शन किस तरीके से करेंगे, डेली काम, डेली चीज़ें हम किस तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी एबिलिटीज लॉस होने की वजह से हमारे डेली फंक्शंस में इंटरफेरेंस आता है। तो नेक्स्ट क्या बोला गया है, इट ऑकर्स इन पेशेंट अबव एज ऑफ 65 ईयर्स। तो ये जो अल्जाइमर्स डिसीज है ये ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं जिनकी एज 65 ईयर्स से ज़्यादा होती है, ऐसे पेशेंट में ये ज़्यादातर पाया जाता है। कम्युनिकेशन एबिलिटी, मूड एंड पर्सनैलिटी आर ऑल्सो अफेक्टेड। तो कम्युनिकेशन एबिलिटी मतलब बातचीत करने की एबिलिटी हो गया, मूड हो गया, पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है इस कंडीशन में। एडी मतलब
Alzheimer's disease is the fourth leading cause of death in adults after heart attack, cancer and stroke. तो हार्ट अटैक, कैंसर और स्ट्रोक के बाद ये फोर्थ लीडिंग कॉज होता है डेथ का अडल्ट्स में. जो अडल्ट्स होते हैं उनको ज़्यादातर हार्ट डिसीज होते हैं या फिर स्ट्रोक आता है. उसके बाद जो चौथा लीडिंग कॉज होता है, चौथे नंबर पे जो कंडीशन है वो है अल्जाइमर डिसीज. इसकी वजह से डेथ ज़्यादा होती है. देन नेक्स्ट हम देखेंगे इटियोलॉजी. जो अल्जाइमर्स डिसीज है इसके कॉजेज क्या है, इसकी इटियोलॉजी क्या है, उसके बारे में देखेंगे. द कॉज हैज़ जेनेटिक लिंक्स. तो अल्जाइमर्स डिसीज ये जेनेटिक की वजह से भी हो सकता है. जेनेटिक लिंक होता है यहाँ पर. एडे डिस्ट्रॉय न्यूरॉन्स दैट इज द नर्व सेल्स ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल मेमोरी इंक्लूडिंग the hippocampus which controls short-term memory leading to short-term memory failure and there is decrease in ability to perform familiar task. तो अल्जाइमर डिसीज में क्या होता है, अल्जाइमर डिसीज में क्या होता है, न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जो कि मेमोरी को कंट्रोल करते हैं, इंक्लूडिंग हिपोकैम्पस. हिपोकैम्पस ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट है. तो ये जो पार्ट है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को कंट्रोल करता है. तो हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो लॉस हो जाती है क्योंकि हिपोकैम्पस इस पार्ट में, हमारे इस ब्रेन के पार्ट में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी फेल हो जाती है, हमें कुछ याद नहीं रहता, लॉस हो जाती है. देयर इज डिक्रीज इन एबिलिटी टू परफॉर्म फैमिलियर टास्क. तो नॉर्मल फैमिलियर टास्क जो होते हैं जैसे डेली टास्क हो गए वो भी हम परफॉर्म नहीं कर पाते, वो भी परफॉर्म करने की एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है. लेटर ऑन इट अफेक्ट्स द सेरेब्रल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज एंड रीजनिंग विद द लॉस इन एबिलिटी टू मेक जजमेंट्स. तो उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये प्रोग्रेसिव होता जाता है. सबसे पहले अल्जाइमर डिसीज में क्या होता है, न्यूरॉन्स का डीजनरेशन होता है. जो हमारा हिपोकैम्पस होता है इस पार्ट में न्यूरॉन्स का डीजनरेशन होता है तो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो लॉस हो जाती है. उसके बाद धीरे धीरे ये हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे अफेक्ट करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लैंग्वेज के लिए. मतलब हम बात भी प्रॉपरली नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन भी प्रॉपरली नहीं कर पाते. एंड रीजनिंग के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है. तो वो भी एबिलिटी हम लॉस कर देते हैं और साथ में हम जज करने की एबिलिटी भी लॉस कर देते हैं. तो इस तरीके से ये जो अल्जाइमर्स डिसीज है ये अफेक्ट करता है किसी पर्सन को. तो यहाँ पर हमें कुछ रिस्क फैक्टर्स दिए गए. हमने तो ये देख लिया कि ये जेनेटिक्स से लिंक होता है, मतलब जेनेटिक्स के थ्रू हो सकता है, पर इसकी कुछ रिस्क फैक्टर्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं, वो देखते हैं. अदर रिस्क फैक्टर्स आर, सबसे पहला है एज, सेकेंड जेंडर में फीमेल शोज मोर रिस्क टू डेवलप एडी. जो फीमेल्स होती है उनमें ज़्यादा रिस्क होता है अल्जाइमर डिसीज डेवलप होने का. थर्ड इज द फैमिली हिस्ट्री, फोर्थ इज द हेड इंजुरी, फिफ्थ इज द जेनेटिक्स, सिक्स्थ इज द डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम मतलब क्या होता है, किसी भी पर्सन के बॉडी में क्रोमोसोम्स की एक्स्ट्रा कॉपीज बनना, तैयार होना. तो उस कंडीशन में उसको डाउन सिंड्रोम हो जाता है. तो उस कंडीशन में भी ये अल्जाइमर डिसीज ये ऑकर हो सकता है. तो इस तरीके से ये इटोलॉजी हो गई अल्जाइमर्स डिसीज की. देन नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, मतलब ये अल्जाइमर डिसीज जो है ये किस तरीके से डेवलप होता है उसके बारे में देखेंगे. तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो यहाँ पर हमने इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखे, जेनेटिक्स हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया या फिर हेड इंजरी हो गया, ऐसे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, चेंजेस ऑकर इन द प्रोटीन ऑफ द नर्व सेल ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. तो हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसके जो नर्व सेल्स के प्रोटीन है उनमें चेंजेस ऑकर होने लगते हैं. हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो नर्व सेल्स है उसके जो भी प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन्स में चेंजेस होने लगते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स एंड प्लेक्स दैट इज द एबनॉर्मल प्रोटीन. तो प्रोटीन में चेंजेस होने की वजह से क्या होता है, ये हमारे ब्रेन में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, इनका एक्यूमुलेशन होता है. तो उसी को हम न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स या फिर प्लेक्स बोलते हैं. इन्हीं को एबनॉर्मल प्रोटीन कहा जाता है. तो इनका एक्यूमुलेशन होता है हमारे ब्रेन में जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रैनुलोवैस्कुलर डीजनरेशन, जिसकी वजह से ग्रैनुलोवैस्कुलर डीजनरेशन होता है.
और ग्रैनुलोवैस्कुलर डीजनरेशन होने की वजह से लॉस ऑफ कोलिनर्जिक नर्व सेल, जो हमारे नर्व सेल होते हैं, कोलिनर्जिक नर्व सेल्स होते हैं, उनका लॉस हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो डिस्ट्रॉय हो गए तो उसके बाद क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, फंक्शन एंड कॉग्निशन। इसकी वजह से हमारी मेमोरी लॉस हो सकती है, हमारे जो डेली एक्टिविटीज़ है, फंक्शंस है, वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इस तरीके के सिम्टम्स फिर दिखते हैं। तो इसका मतलब अल्जाइमर डिसीज ये ऑकर हुआ है। तो इस तरीके से अल्जाइमर डिसीज जो है वो डेवलप होता है किसी भी पर्सन में। तो इस तरीके से ये पैथोफिजियोलॉजी हो गई। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब सिम्टम्स किस तरीके के होते हैं अल्जाइमर्स डिसीज के। सबसे पहला और मेन सिम्टम होता है मेमोरी लैप्सेस। तो मेमोरी लैप्सेस मतलब फॉरगेटिंग, मेमोरी भूल जाता है, मेमोरी लॉस हो जाती है। ये सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है अल्जाइमर्स डिसीज का। देन नेक्स्ट है रिपीट स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चन ओवर एंड ओवर। जो अपना स्टेटमेंट है वो बार बार बताते हैं, जो भी वो बात कर रहे हैं वो 10 बार वही वही बताएंगे, और क्वेश्चन करेंगे, बार बार क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन ओवर एंड ओवर। देन थर्ड है हैव ट्रबल फाइंडिंग द राइट वर्ड्स टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स। तो किसी ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सही वर्ड जो है वो फाइंड करने में उनको प्रॉब्लम होगी। लॉस ऑफ जजमेंट, वो जज नहीं कर पाएंगे। इनएबिलिटी टू परफॉर्म रूटीन टास्क, जो डेली के टास्क होते हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। पर्सनालिटी और बिहेवियर चेंजेस हो जाएंगे। ट्रबल स्लीपिंग, डिफिकल्टी कंसंट्रेशन एंड थिंकिंग और कंसंट्रेशन करने में डिफिकल्टी होगी। तो इस तरीके से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखते हैं अल्जाइमर्स डिसीज में, इस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं। देन नेक्स्ट है डायग्नोसिस के बारे में देखेंगे हम किस तरीके से अल्जाइमर्स डिसीज को डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट है ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट क्यों की जाती है, टू रूल आउट अदर पोटेंशियल कॉजेज ऑफ मेमोरी लॉस एंड कंफ्यूजन सच एज अ थायराइड डिसऑर्डर और विटामिन डिफिशियंसीज। तो जैसे मेमोरी लॉस के कोई अदर कॉजेज भी होते हैं, वो कॉजेज फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर हो गया, विटामिन डिफिशियंसीज हो गए, ऐसे कॉजेज फाइंड आउट करने के लिए ब्लड टेस्ट की जाती है। देन नेक्स्ट है ब्रेन इमेजिंग। ब्रेन इमेजिंग में सबसे पहले मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मतलब एमआरआई किया जाता है। एमआरआई यूजेस रेडियो वेव्स एंड अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस डिटेल इमेज ऑफ ब्रेन। तो यहाँ पर रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है, एमआरआई में यही किया जाता है, रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया जाता है, जिससे ब्रेन की एक इमेज फॉर्म होती है। वहाँ पर हमें ये देखना रहता है कि किस पार्ट में, ब्रेन के किस पार्ट में प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से एमआरआई के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है एमआरआई में भी कुछ टेस्ट होती है, जैसे कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी हो गया, सिटी स्कैन। अ सिटी स्कैन अ स्पेशलाइज्ड एक्सरे टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस क्रॉस सेक्शनल इमेज स्लाइसेस ऑफ ब्रेन। इट इज़ यूजुअली टू रूल आउट ट्यूमर, स्ट्रोक एंड हेड इंजुरीज। तो सिटी स्कैन ये स्पेशलाइज एक्सरे टेक्नोलॉजी है जो कि ब्रेन की क्रॉस सेक्शनल इमेज प्रोड्यूस करती है, और ये ज़्यादातर किसके लिए यूज़ की जाती है कि हमारे ब्रेन में ट्यूमर्स तो नहीं है, स्ट्रोक तो नहीं है, या फिर कोई हेड इंजरी तो नहीं है जिसकी वजह से अल्जाइमर डिसीज ऑकर हुआ है। ये चेक करने के लिए सिटी स्कैन किया जाता है। देन नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ये की जाती है पीईटी। तो ड्यूरिंग पीईटी स्कैन अ लो लेवल ऑफ रेडियो एक्टिव ट्रेसर इज इंजेक्टेड इनटू द ब्लड टू रिवील अ पर्टिकुलर फीचर इन द ब्रेन। तो हमारे ब्लड में एक रेडियो एक्टिव ट्रेसर जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। ब्रेन के जो भी फंक्शंस है वो प्रॉपरली हो रहे हैं कि नहीं, ये चेक किया जाता है उसके थ्रू, और साथ में कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है ये भी हमें इससे पता चलता है। पीईटी इमेजिंग में इंक्लूड द फॉलोइंग। तो इसमें भी कुछ अलग तरीके के टेस्ट होते हैं पीईटी में भी, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है फ्लोरोडीऑक्सीग्लूकोज। तो फ्लोरोडीऑक्सीग्लूकोज मतलब जिसको हम एफडीजी भी बोलते हैं, तो फ्लोरोडीऑक्सीग्लूकोज पीईटी इट शो एरिया ऑफ द ब्रेन इन विच न्यूट्रिएंट्स आर पुअरली मेटाबोलाइज। तो ये हमें ब्रेन का वो एरिया दिखाता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़्यादातर नहीं पहुंच पा रहे हैं। Identifying patterns of degeneration areas of low metabolism can help distinguish between Alzheimer disease and other type of dementia। तो अगर इस टेस्ट के बारे में हम देखें तो यहाँ पर ये किस तरीके से हेल्प करता है कि जो भी डीजनरेशन एरिया है हमारे ब्रेन में,
जिसमें मेटाबॉलिज्म मतलब न्यूट्रिएंट्स उसको मिल नहीं रहे हैं, तो वो पैटर्न्स ये आइडेंटिफाई करता है और अल्जाइमर डिसीज़ कौन से टाइप का डायमेंशिया है ये हमें यहाँ पर बताता है, डिस्टिंग्विश करता है, डिफरेंस दिखाता है अल्जाइमर डिसीज़ के बीच में और किस तरीके का डायमेंशिया है ये भी यहाँ पर हमें बताता है। इस टेस्ट के थ्रू हमें पता चलता है। देन नेक्स्ट है अमाइलॉइड पीईटी इमेजिंग। इट कैन मेजर द बर्डन ऑफ अमाइलॉइड डिपॉजिट्स इन द ब्रेन। अमाइलॉइड डिपॉजिट्स मतलब जो प्रोटीन होते हैं, जो एबनॉर्मल प्रोटीन जो हमने न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स बोला, प्लेग्स बोला, उन्हीं का वो कितने अमाउंट में कहाँ कहाँ जो है हमारे ब्रेन में डिपॉजिट हुए हैं वो हम इस डायग्नोस्टिक टेस्ट से पता कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है टाउ पीईटी इमेजिंग। इसका मतलब क्या होता है? इट मेजर्स द बर्डन ऑफ न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स इन द ब्रेन। तो सेम ये भी सेम वही काम करती है, ये भी डायग्नोस्टिक टेस्ट उसी तरीके से काम करती है। देन नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। यहाँ पर हम ट्रीटमेंट देखेंगे, ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देखेंगे, मतलब विदाउट मेडिसिन। सबसे पहले एक्सरसाइज रेगुलरली एक्सरसाइज करना है आपको। बी ईट अ डाइट ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस हेल्दी ऑयल्स एंड फूड लो इन सैचुरेटेड फैट सच एज मेडिटेरियन डाइट। तो आपको फ्रेश प्रोड्यूस जो हेल्दी ऑयल्स होते हैं, हेल्दी फूड्स होते हैं जिनमें लो सैचुरेटेड फैट होता है, ऐसी डाइट आपको लेनी है। सी फॉलो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस टू मैनेज हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एंड हाई कोलेस्ट्रॉल। तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए जो भी गाइडलाइंस दी जाती है वो आपको फॉलो करनी है। डी अवॉइड अल्कोहल, ई अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल स्मोकिंग अवॉइड करने हैं। देन नेक्स्ट है एफ इंगेज इन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़। जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें इंगेज रहना है। तो इस तरीके से ये नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गए। देन नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम मेडिसिन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर्स। दिस ड्रग्स वर्क बाय बूस्टिंग लेवल ऑफ सेल टू सेल कम्युनिकेशन बाय प्रिजर्विंग अ केमिकल मैसेंजर दैट इज डिप्लेटेड इन द ब्रेन बाय अल्जाइमर डिसीज। तो ये जो ड्रग होते हैं कोलिनर्जिक इनहिबिटर्स, ये क्या करते हैं? ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन जो है वो उसके लेवल बूस्ट करते हैं, बढ़ाते हैं बाय प्रिजर्विंग अ केमिकल मैसेंजर। जो हमारे ब्रेन के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं उनको प्रिजर्व करके सेल टू सेल कम्युनिकेशन जो है उसकी लेवल जो है वो बूस्ट करते हैं, बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं डोनेपेजिल, कैलेंटामाइन एंड रिवास्टिगमिन। देन नेक्स्ट है मेमेंटिन, जिसको हम नैमेडा बोलते हैं। दिस ड्रग वर्क्स इन अनदर ब्रेन सेल कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड स्लोज द प्रोग्रेशन ऑफ सिम्टम्स विथ मॉडरेट टू सीवियर अल्जाइमर डिसीज। तो ये जो ड्रग होता है ये दूसरे कम्युनिकेशन नेटवर्क पे, जो हमारे ब्रेन सेल का दूसरा कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है उस पर वर्क करता है और जो सिम्टम्स होता है उसका प्रोग्रेशन, जो सिम्टम्स होते हैं अल्जाइमर डिसीज के उसके प्रोग्रेशन को स्लो डाउन करते हैं। ये इट समटाइम्स यूज इन कॉम्बिनेशन विद अ कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर। तो ये कभी कभी कॉम्बिनेशन में दिया जाता है कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर के साथ। देन नेक्स्ट है एडुकैनुमैब, अमाइलॉइड बीटा डायरेक्टेड monoclonal antibody. In June 2021, the Food and Drug Administration (FDA) approved aducanumab for the treatment of some cases of Alzheimer disease. तो Food and Drug Administration ने इस ड्रग को अप्रूव किया है जून 2021 में एडी को ट्रीट करने के लिए, अल्जाइमर डिसीज को ट्रीट करने के लिए। दिस इज द फर्स्ट ड्रग अप्रूविंग इन द यूनाइटेड स्टेट टू ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज ऑफ अल्जाइमर डिसीज बाय टारगेटिंग एंड रिमूविंग अमाइलॉइड प्लेक्स इन द ब्रेन। तो ये पहला ड्रग है जिसको यूनाइटेड स्टेट में अप्रूवल मिला है अल्जाइमर्स को ट्रीट करने का। किस तरीके से? जो अमाइलॉइड्स प्लेग है ब्रेन में, जो प्रोटीन डिपोजिशन है उसको रिमूव करके, उसको टारगेट करके। तो इस तरीके से ये ड्रग यूज़ किए जाते हैं अल्जाइमर डिसीज़ में। तो इस तरीके से ये ट्रीटमेंट हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन देख ली अल्जाइमर डिसीज़ की। बाकी के जो डिसऑर्डर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।